हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर फर्स्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्लास वैसे तो मेजर पेपर ओरिएंटेड है, लेकिन आपका हिस्ट्री माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में है, फिर भी आप इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यहां से प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसलिए क्योंकि सिलेबस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यदि आप क्लास में आए हैं तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को समझाने की प्रयास करूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में क्वेश्चंस कौन कौन से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। इसके बाद हम लोग जीवक के बारे में पढ़ेंगे कि जीवक कौन था। इसके बाद हम लोग अगला जो क्वेश्चंस करेंगे वह होगा बराह मिहिर के बारे में, जानेंगे कि बराह मिहिर कौन था। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जो कि आर्यभट्ट का परिचय करेंगे, ठीक है, कि आखिर आर्यभट्ट कौन था। ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक ना एक प्रश्न जो है आपके पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। आइए पहले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। समझिएगा जरा ध्यान से, की पॉइंट है क्वेश्चंस का भारतीय संस्कृति। देखिए, भारत की जो संस्कृति है यह किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। इसलिए मोहताज नहीं रहा है क्योंकि भारत की जो संस्कृति है यह संपूर्ण विश्व में सबसे सुदृढ़ या फिर कहें तो सबसे समृद्ध संस्कृति मानी जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, विश्व के अंतर्गत जो है काफी सारे देश हैं और इन सभी देशों में जो है इनकी संस्कृतियां समय के साथ बदलती हुई नजर आई है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है यह आदिकाल से ही निरंतरता बनाई हुई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ नष्ट हो रही है, परंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ जीवंत बनी हुई है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर भारत की संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वह क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस ने कहा है भारत की संस्कृति की विशेषता को बताइए, तो हम लोग विशेषता पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत की जो संस्कृति है भाई साहब, इसका प्राचीन साक्ष्य हमें भीमबेटका से मिलता है। भीमबेटका की चित्रांकन से जो है हमें किसका साक्ष्य मिलता है? तो भारत की प्राचीन संस्कृतियों का। और जब हम उसे वर्तमान में विद्यमान जो हमारी संस्कृति है उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि भारत की जो आदिकाल की संस्कृति थी वह संस्कृति आज भी विद्यमान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के बाद भी अपने मूल स्वरूप में जीवंत है और इसकी निरंतरता को यह दर्शाती है। फिर यदि मैं इसकी दूसरी विशेषता और सबसे प्रमुख विशेषता की अगर मैं बात करूं, तो भारत की संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता रही है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम पर मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने आपको कल बताया था। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वसुधैव कुटुंबकम के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ सके। लेकिन मोटे तौर पर मैं बात करूं तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सारा विश्व ही एक परिवार है, और हमेशा से भारत की जो संस्कृति है इसका वैश्विक दृष्टिकोण रहा है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि यह हमेशा से संपूर्ण विश्व को अपना एक परिवार मानता आया है। और वर्तमान में भी यह अवधारणा जो है यह विकसित है और वर्तमान में भी हम इस पर विश्वास किया करते हैं और संपूर्ण विश्व को अपना एक परिवार के रूप में मानते हैं। आगे इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भारतीय संस्कृति का प्रधान गुण जो है वह भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के साथ लेकर चलना है। तो ये कुल विशेषताएं रही है भारतीय संस्कृति की। और भी कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, इसलिए हम लोग बस इतना डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मात्र 5 नंबर के ही पूछे जाएंगे आपसे, तो इतना आप कर दोगे तो बस 5 में से कम 4 नंबर तो आपको पूरे मिलने वाले हैं। वहीं अगर बेहतरीन हैंडराइटिंग के साथ लिख देते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। तो उम्मीद करता हूं भारत की संस्कृति के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत की संस्कृति की विशेषता क्या है। अब आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, समझिएगा जरा ध्यान से। अगला नंबर प्रश्न है, जीवक कौन था? तो जीवक के बारे में समझते हैं। देखिए, जीवक एक आयुर्वेदाचार्य थे और इसकी सबसे बड़ी जो है विशेषता यहां से मिलती है। इसका सबसे बड़ा जो परिचय है यह कहां से मिलता है? तो वह राजा बिंबिसार के दरबार से मिलता है, क्योंकि राजा बिंबिसार के दरबार का यह राजवैद्य हुआ करते थे। प्राचीन भारत के ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। देखिए, इनके जन्म के संबंध में ऐसा माना जाता है, जो कि महाबंग के द्वारा बताया गया है।
महावंग ने बताया कि जीवक का जो जन्म है यह राजगृह के सालावती नामक एक वेश्या के परिवार में हुआ था। अब देखिए यहां पर क्या होता है, तो सामाजिक आलोचनाओं के कारण यह सालावती क्या करती है, तो जीवक को जंगलों में फेंक देती है। जंगलों में जब फेंक देती है, इसे छोड़ देती है, तो जीवक जो है यह किसको मिल जाता है, तो बिंबिसार का पुत्र जिसका नाम था क्या, तो जिसका नाम था अभय, उसे यह मिल जाता है। अभय क्या करता है, इसे अपने राज दरबार में ले आता है और उसका लालन पालन करता है। ठीक है, लालन पालन करने के उपरांत जो है इसका नाम रखा जाता है जीवक। क्या नाम रखा जाता है, जीवक। अब जैसे जैसे ये बड़ा होता गया तो राज दरबार में ही क्या होती है, राजगृह में ही इसका जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होता है। और प्रारंभिक शिक्षा ये कहां से पूर्ण करते हैं, तो राजगृह से ही करते हैं। बात आती है उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा के लिए इसे क्या कहां भेज दिया जाता है, तो राजकुमार के द्वारा इसे तक्षशिला भेज दिया जाता है। तक्षशिला में कितने वर्षों तक, तो 7 वर्षों तक चिकित्सा शास्त्र पर काफी गहन अध्ययन करता है, जहां पर इनके गुरु कौन हुआ करते हैं, तो अत्रेय। इसलिए याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जीवक के गुरु का नाम या फिर जीवक किसका शिष्य था, तो आप कहोगे अत्रेय का शिष्य था, जिन्होंने 7 वर्षों तक इसे चिकित्सा शास्त्र में काफी निपुणता प्रदान किया। विशेषता अगर मैं बात करूं जीवक की, तो जीवक की सबसे प्रमुख विशेषता रही है कि वह एक बाल रोग विशेषज्ञ थे। इसकी संपूर्ण जानकारी जो है, आपको व्यापक जानकारी या फिर कहे तो जीवक की जो चिकित्सा शास्त्र की व्यापक प्रशंसा आपको कहां से देखने को मिलती है, तो वह बौद्ध ग्रंथों से देखने को मिलती है। और इसके द्वारा कुछ कीर्तिमान भी रचे गए, इसके द्वारा कुछ कार्य भी, महत्वपूर्ण कार्य किए गए। वह क्या था, तो मगध नरेश जिसका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार को भगंदर रोग था। ठीक है, इस भगंदर रोग का इलाज भी किसने किया था, तो जीवक ने ही किया था। इसका विवरण भी आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो भाई साहब यह इसकी प्रमुख विशेषता रही है। इतना ही नहीं, अवंती के राजा जिसका नाम था प्रद्योत, प्रद्योत को पीलिया रोग था, जिसको हम लोग पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग भी किसके द्वारा ठीक किया गया था, तो यह जीवक के द्वारा ही सही किया गया था। तो ये प्रमुख विशेषताएं रही है किसकी, जीवक की। तो इस प्रकार से आप जीवक का व्यक्तिगत परिचय कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स की तरह लिखना है। आप लोगों को ऐसे ही पेपर में बनाकर लिखना है। इसकी अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप इसका पीडीएफ नोट्स जो है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। topperguruji.com जब आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, वहां पर बीए के सेक्शंस में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़कर इस पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न भाई साहब किससे संबंधित है, तो वह है बराह मिहिर से संबंधित। बराह मिहिर का जीवन परिचय भी काफी ज्यादा रोचक है, क्योंकि ये प्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और ज्योतिष भी थे। ठीक है, बात करते हैं बराह मिहिर की, तो इनका जन्म जो है 500 ईसा पूर्व में, वैसे तो कहे तो 5वीं सदी के आसपास माना जाता है। 505 ईस्वी में जो है उज्जैन के कापिथ्य नामक गांव में हुआ था। वे ज्योतिष एवं गणित के प्रख्यात विद्वान माने जाते थे। बराह मिहिर की अगर मैं बात करूं तो पूर्व मध्यकालीन युग में जो है यह खगोल विद्वानों में से एक माना जाता था। इन्होंने अपने ग्रंथ बृहज्जातक में ग्रहों और नक्षत्रों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचना किया है। इसके साथ साथ इन्होंने बृहज्जातक में क्या किया है, तो भाई साहब बृहज्जातक की रचना जो है उज्जैनी में रहकर ही किया था। बृहज्जातक की रचना कहां पर किया था, तो उज्जैनी में रहकर किया था। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बृहज्जातक किसकी रचना है, तो आप कहोगे बराह मिहिर की रचना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों में एक रत्न जिसमें भाई साहब बराह मिहिर भी शामिल था। इन्होंने बृहत संहिता, लघु जातक, विवाह पटल, योग यात्रा और समास संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। ये सभी ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं, इसलिए जरूर इसको याद रखिएगा। जैसे पूछ लिया जाए कि बृहत संहिता किसकी रचना है, तो बराह मिहिर की रचना है। लघु जातक किसकी रचना है, तो बराह मिहिर की रचना है। विवाह पटल किसकी रचना है, तो यह भी बराह मिहिर की। और योग यात्रा किसकी रचना है, बराह मिहिर की रचना है। तो ये सभी प्रमुख ग्रंथों की रचना किसके द्वारा किया गया था, बराह मिहिर के द्वारा किया गया था। बराह मिहिर ने 3 शाखाओं पर ग्रंथों की रचना की थी। वह 3 शाखा क्या था, तो पहला था तंत्र, इसके बाद जातक और इसके बाद संहिता। इन 3 शाखाओं में इसकी रचनाएं जो है यह देखने को मिलती है। इनकी रचना जो है बृहत संहिता, इसके जो है 14वें अध्याय में भारतीय भूगोल का दीर्घ दर्शन मिलता है। ये चीजों को याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि बृहत संहिता के किस अध्याय में जो है भारतीय भूगोल का दिग्दर्शन मिलता है। बराह मिहिर की रचना बृहत संहिता में 14वें अध्याय में भारतीय भूगोल का एक बहुत ही सुदृढ़ परिचय देखने को मिलता है, सुदृढ़ अध्ययन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप बराह मिहिर का परिचय कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न होगा आपका आर्यभट्ट से संबंधित प्रश्न कहता है कि आर्यभट्ट का संक्षिप्त परिचय करें। भाई किस आधार पर आप आर्यभट्ट का परिचय करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। आर्यभट्ट जो कि एक परिचय का मोहताज नहीं रहा है।
आर्यभट्ट काफी चर्चित रहे हैं। किस क्षेत्र में? तो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय खगोल शास्त्रियों में आर्यभट्ट का उल्लेखनीय स्थान रहा है। इनका जन्म पाटलिपुत्र में लगभग 476 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 476 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। तो इसका प्रमुख पुस्तक जिसका नाम था आर्यभट्टियम। क्या नाम था? आर्यभट्टियम नाम था, और यह खगोल शास्त्र से संबंधित था। किससे संबंधित था? खगोल शास्त्र से संबंधित था आर्यभट्टियम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ज्योतिष पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आर्यभट्ट प्राचीनतम ज्ञात व्यक्ति रहे थे। उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांडीय गतिविधियों का केंद्र सूर्य को माना और कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है कि गतिशील है। पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह उन्होंने बताया। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा और अन्य ग्रह क्या होते हैं? तो प्रकाशित होते हैं। यह सभी स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सभी स्टेटमेंट आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। उन्होंने और भी कुछ बताया। और क्या बताया था भाई साहब? तो उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण ग्रहों की गतिविधियों को माना है। यानी कि सूर्य ग्रहण जो लगती है और चंद्र ग्रहण जो लगती है, आर्यभट्ट का ऐसा मानना था, यह ग्रहों की गतिविधियों के कारण लगता है। आर्यभट्ट के पश्चात उनके शिष्य निशंक, पांडुरंग स्वामी और लाटदेव जैसे विद्वानों ने उनके सिद्धांतों को क्या किया था? तो प्रचार प्रसार किया था। सर्वाधिक रूप से बात करी जाए तो सर्वाधिक प्रसिद्ध लाटदेव ने पोलिस तथा रोमांच सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की, और वह सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से विख्यात हो गए। तो ये कुल परिचय था आर्यभट्ट का। किसका परिचय था भाई साहब? आर्यभट्ट का परिचय था, जिनका जन्म 476 ईस्वी में कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। खगोल शास्त्र से संबंधित थे। इसके बाद उन्होंने काफी सारे ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस तरीके से उन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी जो कि खगोल शास्त्र से संबंधित था। इसके बाद उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ब्रह्मांड की गतिविधियों के बारे में बताया, सूर्य और ग्रह के बारे में बताया। इस तरीके से अगर बात कर लिया जाए तो उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर भी अपना फोकस दिया, और उन्होंने बताया कि ग्रहों की गतिविधियों के कारण ऐसा होता है। इन सभी सिद्धांतों का जो है विशेष रूप से अध्ययन या फिर विशेष प्रचार प्रसार जो है इनके कुछ शिष्य थे, जिसका नाम था निशंक, पांडुरंग स्वामी और लाटदेव। इन सभी विद्वानों के द्वारा किया गया, जिसमें लाटदेव जो है भाई साहब काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे और उन्हें अंततः जो है सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से जाना गया। ठीक है, तो कुल ये जानकारी थी आपके किससे संबंधित? तो ये आर्यभट्ट से संबंधित था। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये जो क्लास है अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं, एक छोटा सा काम तो आपको कर ही देना है। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष ये क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।